करंट अफेयर्स डी कोड का है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आ चुका है। और जब भी ये आता है तो हेडलाइंस में बड़े बड़े आंकड़े उछलने लगते हैं, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन। लेकिन आज हम सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़ेंगे, हम इन पन्नों के पीछे छिपी जो कहानी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि ये भारत के अगले आर्थिक अध्याय की स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले चलिए ये साफ कर लेते हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण आखिर है क्या, और ये उस बजट से कैसे अलग है जिसका सबको इंतजार रहता है। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का आईना है। ये हमें बताता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारी अर्थव्यवस्था ने कैसा परफॉर्म किया, कहाँ हम तेज दौड़े, कहाँ लड़खड़ाए। अच्छा। और दूसरी तरफ बजट जो है, वो आने वाले साल यानी 26-27 का एक्शन प्लान है। वो बताता है कि सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी। तो सर्वे है हम कहाँ थे, और बजट है हम कहाँ जा रहे हैं, है ना? मतलब एक तरह से एक डायग्नोसिस है और दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन। और इसे तैयार कौन करता है? ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में ही तैयार होता है, पर इसके पीछे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की पूरी टीम होती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि 1964 तक ये बजट के भाषण का ही एक हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसे अलग किया गया। अच्छा। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इसकी सिफारिशें सरकार के लिए सिर्फ सुझाव होती हैं, कोई बाध्यकारी आदेश नहीं। और कहते हैं कि सर्वे का कवर पेज ही उसकी पूरी कहानी कह देता है। इस बार का कवर क्या इशारा कर रहा है? बिल्कुल, इस बार का कवर पेज ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर केंद्रित है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब फोकस अब बदल रहा है। हाँ, ये बता रहा है कि सरकार का फोकस अब सिर्फ घरेलू खपत पर नहीं, बल्कि भारत को दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने पर है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक विजन है। ठीक है, तो इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए हमारी मौजूदा हकीकत क्या है? चलिए उन हेडलाइन नंबर्स पर आते हैं। अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी है? आंकड़े वाकई मजबूत दिख रहे हैं। चालू वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए विकास दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। 7.4%? जी। और अगले साल के लिए ये अनुमान 6.8% से 7.2% की रेंज में है। और अगर हम जीवीए की बात करें तो वो भी 7.3% अनुमानित है। 7.4% की ग्रोथ रेट सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगती है, लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है वो ये कि इस ग्रोथ को चला कौन रहा है? मतलब इसका असर आम आदमी तक पहुंच रहा है? ये बहुत वैलिड सवाल है। सर्वे के मुताबिक इस ग्रोथ के दो सबसे बड़े इंजन हैं। पहला है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च कर रहे हैं। उसमें बढ़ोतरी हुई है। हाँ, उसमें एक मजबूत बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी तेजी आई है। मतलब कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाने में पैसा लगा रही हैं। और अगर हम इस आंकड़े को दुनिया के चश्मे से देखें तो तब इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। देखिए, आईएमएफ का अनुमान है कि जब दुनिया की एडवांस्ड इकोनॉमी सिर्फ 1.8% से बढ़ेगी, सिर्फ 1.8%, और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% की रफ्तार से, तब भारत 7.4% से दौड़ रहा होगा। हम इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी तो तेज चल रही है, लेकिन क्या सरकार जो इस गाड़ी की ड्राइवर है वो खुद आर्थिक रूप से अनुशासित है? यहाँ फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की बात आती है। ये शब्द हम हर बजट में सुनते हैं, जरा इसे आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल, राजकोषीय घाटे को आप सरकार के घर खर्च की तरह समझ सकती हैं। ये सरकार की कुल कमाई और उसके कुल खर्च के बीच का अंतर है। अच्छा। अगर खर्च कमाई से ज्यादा है तो वो घाटा है। कोविड के मुश्किल दौर में ये घाटा बढ़कर हमारी जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गया था। 9% से ज्यादा? वो तो बहुत चिंताजनक था। हाँ, बहुत। जैसे किसी परिवार का क्रेडिट कार्ड बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और अब क्या स्थिति है? अब यहाँ एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया है। ये घाटा अब घटकर जीडीपी का सिर्फ 4.4% रह गया है। 9.2 से 4.4 पर? यह तो बहुत बड़ा सुधार है। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं, दुनिया की नजरों में भी दिखा है। शायद इसी का सबसे बड़ा सबूत है कि 18 साल के लंबे इंतजार के बाद एस&पी जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB- से अपग्रेड करके BBB कर दिया। ये तो बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ये घाटा कम हुआ कैसे? क्या सरकार ने खर्च कम कर दिया या कमाई बढ़ गई?
यहीं पर एक और दिलचस्प कहानी छिपी है। घाटा कम होने की मुख्य वजह है टैक्स कलेक्शन का बढ़ना, लेकिन उसके पैटर्न में एक बहुत जरूरी बदलाव आया है। कैसा बदलाव? अब सरकार की कुल टैक्स का 59% डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। पहले ये हिस्सा सिर्फ 52% था। अच्छा। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, जो हर अमीर गरीब पर बराबर लगता है, उसका हिस्सा 48% से घटकर 41% हो गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स का बोझ उन लोगों पर ज्यादा शिफ्ट हो रहा है जो उसे आसानी से उठा सकते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का संकेत है ना? एकदम सही। और ये भी दिखाता है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा फॉर्मल हो रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 6.9 करोड़ से बढ़कर 9.2 करोड़ हो जाना इसी बात का सबूत है। तो सरकार के पास पैसा तो आ रहा है, अब सवाल है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स पर बहुत जोर है। ये क्या भला है? कैपेक्स वो खर्चा है जिसे हम भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ये रोजमर्रा के खर्चे जैसे सैलरी या सब्सिडी देने जैसा नहीं है। ये वो पैसा है जिससे देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनते हैं। नई सड़कें, पोर्ट्स, हाई स्पीड ट्रेन की पटरियां, एयरपोर्ट्स। अगर आंकड़ों में देखें तो 2014-15 में ये खर्च करीब 3.2 लाख करोड़ था। आज ये 15 लाख करोड़ को पार कर चुका है। तो सरकार की अपनी तिजोरी की सेहत तो सुधर रही है, लेकिन इस सेहत का असर अर्थव्यवस्था की धमनियां यानी बैंकिंग सिस्टम पर कैसे पड़ रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। चलिए पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। कुछ साल पहले तक हमारे बैंक एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बोझ तले दबे हुए थे। एनपीए मतलब वो लोन जो डूब गए हैं? हाँ, या जिनके वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। 2017-18 में ये आंकड़ा 11-12% तक पहुंच गया था, जो बहुत ही खतरनाक स्तर था। मतलब बैंक नए लोन देने से डर रहे होंगे? बिल्कुल। लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 2.2% रह गया है। ये एक जबरदस्त टर्न अराउंड है। इसका सीधा मतलब है कि अब बैंकों के हाथ मजबूत है और वो एमएसएमईज जैसे छोटे उद्योगों को लोन देने में ज्यादा सहज है। और महंगाई, आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर हुआ? सर्वे का आंकड़ा तो कुछ और ही कहानी कहता है। ये सर्वे का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा हो सकता है। सर्वे के अनुसार पिछले साल भारत में महंगाई दर दुनिया में सबसे कम रही। एक मिनट, क्या कहा आपने? सबसे कम? ये कैसे हो सकता है जब हम सबको सब्जी से लेकर हर चीज महंगी लग रही थी? इसी में तो बारीकी है। सर्वे बताता है कि फूड इन्फ्लेशन असल में नेगेटिव में था। खासकर सब्जियों की कीमतों में 18.5% और दालों में 15.1% की भारी गिरावट आई। लेकिन फिर भी चीजें महंगी क्यों लगी? क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन होता है, जिसमें खाने पीने की चीजें और फ्यूल शामिल नहीं होते, वो 4.6% पर था। और इसे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ सोने और चांदी जैसी चीजों की बढ़ती कीमतों का था। अच्छा, तो खाने की थाली सस्ती हुई लेकिन बाकी खर्चे बढ़े। सही पकड़ा। सर्वे का अनुमान है कि अगले साल रुपये की थोड़ी कमजोरी के कारण महंगाई हल्की सी बढ़ सकती है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देश के बाहर देखते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या कहानी है? यहाँ तो हम हमेशा से घाटे में ही रहते हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ सामान यानी गुड्स की बात करें तो हमारा व्यापार घाटा बना हुआ है। हमारा इंपोर्ट करीब $578 बिलियन का है, जबकि एक्सपोर्ट लगभग $330 बिलियन का। तो मतलब करीब $248 बिलियन का सीधा सीधा घाटा। जी, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट भी है। बिल्कुल, और वो ट्विस्ट है हमारा सर्विसेज सेक्टर। हम गुड्स के व्यापार में भले ही पीछे हों, लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट के मामले में हम एक ग्लोबल सुपर पावर है। जैसे सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज। हाँ, कंसल्टिंग, इन सब में हम दुनिया को सर्विस देते हैं और यहाँ हमें $151 बिलियन का सरप्लस यानी फायदा है। अच्छा। ये सरप्लस और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसे हमारे गुड्स के घाटे की काफी हद तक भरपाई कर देते हैं। तो इसी संतुलन की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का केवल 0.8% है। एकदम परफेक्ट। और इसी मजबूती को सहारा देता है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। ये $700 बिलियन के पार पहुंच गया है। ये हमारा सुरक्षा कवच है। कमाल है। हमने अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर देख ली। अब जरा लेंस को और जूम करते हैं और अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर झांकते हैं। कृषि से शुरू करते हैं। कृषि में एक स्थिर 4-5% की ग्रोथ बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर की कहानी ज्यादा दिलचस्प है। असली तेजी पारंपरिक खेती में नहीं, बल्कि दो जुड़े हुए क्षेत्रों में है। लाइव स्टॉक यानी पशुधन, जो 6.1% से बढ़ रहा है, और दूसरा है फिशिंग यानी मत्स्य पालन, जो 7.2% की दर से बढ़ रहा है। ये इशारा करता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय के स्रोत अब बदल रहे हैं। और हमारे ग्रोथ के असली इंजन
यानी इंडस्ट्री और सर्विसेज, उनका क्या हाल है? यहाँ कुछ बड़े संरचनात्मक बदलाव हो रहे हैं। इंडस्ट्री में कुल मैन्युफैक्चरिंग में मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जो पहले 9-10% था, वो अब बढ़कर 46% हो गया है। एक मिनट, 10% से 46%, ये तो बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब हम अब सिर्फ असेंबलर नहीं बल्कि असली निर्माता बन रहे हैं। यही इसका सबसे बड़ा मतलब है। हम वैल्यू चेन में ऊपर जा रहे हैं। मोबाइल फोन प्रोडक्शन का 30 गुना बढ़ना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम के बनने का सबूत है। और सर्विसेज? सर्विसेज सेक्टर में तो हमने दुनिया को, खासकर चीन को, पीछे छोड़ दिया है। कोविड से पहले चीन की सर्विस ग्रोथ 8% थी, अब वो 5% पर है, जबकि हमारी ग्रोथ 7.2% पर मजबूती से टिकी हुई है। और इन सबको जोड़ने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर? पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे नेटवर्क में 60% की बढ़ोतरी हुई है और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे तो 10 गुना बढ़ गए हैं। चलिए अब उन दो सेक्टर्स की बात करते हैं जो किसी भी देश के भविष्य की नींव होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। सर्वे इनके बारे में क्या कहता है? शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का लक्ष्य है। और स्वास्थ्य? स्वास्थ्य में भी अच्छी प्रगति है। शिशु मृत्यु दर में 37% की गिरावट आई है और एक औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा आजादी के समय के 49 साल से बढ़कर अब 70 साल हो गई है। ये आंकड़े तो अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च अब भी जीडीपी का सिर्फ 1.8% है। ये दूसरे कई देशों के मुकाबले काफी कम है। हाँ, सर्वे इस पर ध्यान दिलाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। सर्वे में भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर भी बात हुई है, जैसे एआई और शहरीकरण। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो एक पूरा चैप्टर है। ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि हमें एआई के विकास में स्केल यानी बड़ी कंपनियों के दबदबे और इंक्लूजन यानी छोटी कंपनियों तक इसके फायदे पहुंचाने के बीच एक संतुलन बनाना होगा। और शहरीकरण की समस्या। मैं जब भी ट्रैफिक में फंसा होता हूँ तो सोचता हूँ कि देश की कितनी प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है। आपकी ये सोच आंकड़ों से मेल खाती है। सर्वे बताता है कि बेंगलुरु में एक व्यक्ति साल में औसतन 117 घंटे और दिल्ली में 176 घंटे सिर्फ ट्रैफिक जाम में बर्बाद करता है। 176 घंटे, ये डरावना है। सर्वे सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और लोगों में सिविक सेंस को बढ़ाने की जरूरत पर जोर देता है। तो इन सब आंकड़ों, विश्लेषणों, सफलताओं और चुनौतियों का सार क्या है? अगर हमें इस पूरे सर्वे को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो ये सर्वेक्षण एक नई आत्मविश्वास से भरी सोच की ओर इशारा कर रहा है। अब बात सिर्फ आयात प्रतिस्थापन तक सीमित नहीं है। मतलब जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उन्हें बस देश में बना लेना, इससे आगे की बात है। हाँ, सोच अब उससे कहीं आगे निकल चुकी है। सर्वेक्षण ने 2 नए और बहुत शक्तिशाली शब्द दिए हैं जो शायद आने वाले सालों में भारत की आर्थिक नीति को परिभाषित करेंगे। क्या है वो शब्द? पहला है स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस। स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या कोई महामारी, हमें अपनी सप्लाई चेन को इतना मजबूत बनाना है कि हम पर बाहरी झटकों का असर कम से कम हो। एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर बनाना। बिल्कुल। और दूसरा शब्द वो इससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। बताइए। वो है स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। ये एक गेम चेंजिंग विचार है। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। इसका मतलब है कि भारत को खुद को वैश्विक सप्लाई चेन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा अभिन्न अंग बनाना है कि दुनिया का विकास भारत के बिना संभव ही ना हो। वाह। भारत में निवेश करना और भारत के साथ व्यापार करना दुनिया के लिए एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाए। मतलब ये सिर्फ रक्षात्मक होने से आगे बढ़कर दुनिया के लिए अपरिहार्य यानी इंडिस्पेंसिबल बनने की सोच है। ये सिर्फ खेलने की नहीं बल्कि खेल के नियम तय करने की महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल, ये भविष्य का एक रोड मैप है जिसमें सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं है। इसे हकीकत बनाने के लिए निजी क्षेत्र और देश के हर नागरिक की भागीदारी जरूरी होगी। यह आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का एक नया खाका है। शारदा ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकता है।